Hello students. Now we are going for the last part of this segment कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज। तो हमने क्या पढ़ा अब तक वो देखते हैं, फॉर्मूले कलेक्ट करते हैं। फॉर्मूले बहुत जरूरी है क्योंकि सम्स इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बाय हार्ट कर रहे हैं और दिमाग में रखना है। ठीक है, जितना आप लिख के लर्न करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मैं भी आर बोलता हूं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आपने बनाया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, बराबर है। तो दो वेव्स जब सुपर इंपोज होंगे, जिस पॉइंट पे वो सुपर इंपोज होंगे वहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, बराबर है। फिर हमने बोला कि भाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, कितना होगा a1 प्लस a2, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा a1 माइनस a2। ये कभी होगा जब वो सेम फेज में होंगे और ये कभी होगा जब वो अपोजिट फेज में होंगे। मतलब यहां पे फाई की वैल्यू 0 होगी, यहां पे फाई की वैल्यू 180 डिग्री होगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, पढ़ा कि नहीं? तो आई होप ऑल दिस फॉर्मूले वी कलेक्टेड फ्रॉम द लास्ट लेक्चर कि दो पार्टिकल किसी पॉइंट पे आके मिलते हैं, वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला r इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, when particles are in same phase फॉर्मूला आएगा a1 plus a2, when particles are in opposite phase फॉर्मूला आएगा a1 minus a2। ठीक है, अब बच्चों हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी। ओके, जैसे कि मैंने बताया था इंटेंसिटी में ये लेक्चर बताऊंगा, तो याद रखो इंटेंसिटी at any point is directly proportional to square of the amplitude। तो ये लर्न कर दो रिलेशन, इंटेंसिटी at any point is directly proportional to square of the amplitude। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम is directly proportional to a1 plus a2 the whole square, और इंटेंसिटी मिनिमम is directly proportional to a1 minus a2 the whole square। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम, इसका ये फॉर्मूला याद रखो कि इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। कम ऑन लर्न करो, इंटेंसिटी किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। Imax is directly proportional to a1 plus a2 the whole square and I mean is directly proportional to a1 minus a2 the whole square। ओके, आप इधर इक्वल टू भी लिख सकते हो, रेशियो में भी लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो चलो ये सम सॉल्व करना चालू करते हैं। टेक्स्ट बुक का सम है, दो इक्वेशन आपको दी है, दोनों एसएचएम कर रहे हैं, सीजीएस आप देख सकते हो, मस्त बोर्ड पे सम लिखा है मैंने। दो इक्वेशन है, दोनों सीजीएस यूनिट में दिए हुए। आई वांट टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस। क्या फाइंड करने का, फेज डिफरेंस। फेज क्या रहता है, साइन का जो एंगल रहता है उसको फेज बोलते हैं, ये पता है ना, साइन के एंगल को क्या बोलते हैं, फेज। तो मुझे फेज डिफरेंस फाइंड करना है 5 सेंटीमीटर और 2 सेकेंड पे, 5 सेंटीमीटर पे और 2 सेकेंड के बाद। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना यार। सो एट 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेकेंड y1 कितना आएगा बच्चों, 4 साइन 20 इंटू 5, सारे सीजीएस में तो कन्वर्ट, ये भी सेंटीमीटर है, कन्वर्जन का जरूरत नहीं, माइनस 30 इंटू 2, 25 से कितना होता है बच्चों 100, और ये 60, 100 माइनस 60 40, तो 4 साइन 40। तो चलो φ1 की वैल्यू कितनी आई, 40 डिग्री, ये फेज है। चलो y2 फाइंड करते बच्चों। y2 कैसे आएगा, y2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 साइन 25x, सो 25 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ x बच्चों, x की वैल्यू 5 दिया हुआ है, माइनस 40 इंटू 2, तो ये हो गया 4 साइन 125 माइनस 80 इज 45 डिग्री, तो φ2 इज 45 डिग्री। फेज डिफरेंस पूछा आपने, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, तो φ1 माइनस φ2 मॉड डालोगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो आंसर 5 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 40 है और ये 45 है। 45 माइनस 40 आंसर कितना आएगा, 5 डिग्री। आई होप ये क्लियर हो गया सबको। अभी Imax और Imin फाइंड करना है। Imax क्या है, a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, a1 की वैल्यू 4 है, ये भी 4 है, 4 प्लस 4 द होल स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 16,
और आई मीन की वैल्यू a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 दैट इज 4 माइनस 4 द होल स्क्वायर, आंसर 0 आएगा। सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल सम, फॉर्मूला बेस्ड सम था, यहाँ पे फेज डिफरेंस फाइंड करने का था, थोड़ा कॉम्बिनेशन वाला सम था, बहुत ललवा सम बोल सकते, इजी सम था। ठीक है, करो, सॉल्व करो, करना तो पड़ेगा। और ये होने के बाद ये वाला सम सॉल्व करो जो आपके सामने आ रहा है, ओके, एंड डू इट वेरी नाइसली। Yes, my dear students, I hope you got this sum. It is one of the very simple sum. बहुत अच्छे से दिया था कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, मैं आपको एक ड्रॉ करके बता देता हूँ कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है और उस स्ट्रेच स्ट्रिंग में एक ऐसे प्रोग्रेस एक वेव बनी है, ओके, ऐसे बात कर सकते हैं। और उसने बोला है कि उस एक पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन को स्ट्राइक करने के लिए मीन पोजीशन से 4 मिली सेकेंड लगता है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, समझा? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने के लिए इसको 4 मिली सेकेंड लगते हैं, तो टाइम 4 मिली सेकेंड लगा। अभी अपने को पता है भाई टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम, याद करो क्या करो मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन कितना टाइम लगता है, बताओ कितना टाइम लगता है मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए, t/4 है ना। मीन पोजीशन से एक पार्टिकल निकला और उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे स्ट्राइक करने के लिए 4 मिली सेकेंड्स लगे। कितने लगे? 4 मिली सेकेंड। तो देखो ये 4 मिली सेकेंड मीन से एक्सट्रीम तक का जाने का टाइम है। मीन से एक्सट्रीम तक जाने को कितना टाइम लगता है? t/4। तो बच्चों ये t/4 की वैल्यू 4 मिली सेकेंड है, तो टाइम पीरियड आएगा 16, 4 4 16 मिली सेकेंड, है ना। मिली 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 तो 10⁻⁻3, तो ये टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, अभी उसने फाइंड फ्रीक्वेंसी करना था, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/t, तो 1/16 इंटू 10⁻⁻3, तो 10⁻³ मतलब 1000 ऊपर जाएगा अपॉन 16, तो इसका आंसर 62.5 हर्ट्ज इतना आएगा। चेक करो, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है क्या? 62.5 आपको आंसर आया है क्या? टाइम पीरियड देखा था, कितना लिया था? 16 मिली सेकेंड, और मिली सेकेंड को हमने कन्वर्ट कर दिया सेकेंड्स में, डिवाइड करके आंसर हर्ट्ज में आया। अब इसको चाहिए नेक्स्ट वेवलेंथ। सेकेंड पार्ट में बोला कि दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल जो मीन पोजीशन पे, दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल जो मीन पोजीशन, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के पीछे एक, दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल जो मीन पोजीशन पे, उनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ वेवलेंथ कितना रहेगा? अबे 4 सेंटीमीटर रहेगा ना, यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर होगा ना बच्चों। दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल जो मीन पे है उनके बीच में 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 + 2 वेवलेंथ कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 मीटर। और तीसरा चीज उसने मुझे बोला है स्पीड फाइंड करो। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? n लैम्बडा। n की वैल्यू कितनी है? 62.5, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 0.04। आंसर कितना आएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? तो ये सारे वैल्यूज मैंने ढूंढ के निकले। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिस्टमैटिक, ऐसे दिमाग वाले क्वेश्चंस डालते हैं आपका नॉलेज चेक करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आपको आएगा। अगर आपको पता ही नहीं है, सर ने जब पढ़ाया तो ऑसिलेशन में कि मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए t/4 टाइम लगता है, तो आप इधर ही अटक गए समझ। इसलिए ऑसिलेशन पहले अच्छे से करो, ऑसिलेशन आएगा अच्छे से तो आपको व्यूज में कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। मीन से एक्सट्रीम जाने को टाइम t/4 ही लगता है कि नहीं? ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी 2, ये तो सब ऑसिलेशन में हमने पढ़े हुए क्वेश्चंस, तो वही यहाँ पे रिपीटेशन हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू एंजॉयड, दैट्स इट। यू आई डोंट नो कि आपको कितना ग्रिप आ रहा है टॉपिक पे, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगा। टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं, चाहता हूं कि बोर्ड्स में आप कम पढ़ो, कि आप इतना ही पढ़ के जाओ बस,
काफी है, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि जो भी आएगा वो इसमें से ही आने वाला है, ठीक है। So practice this sums very nicely, understand the concept. That's it. That's superposition of views के सारे concept और numericals. Thank you very much बच्चों।